बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से। ये जानने की कोशिश करेंगे कि मामलात किस जानिब बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। अपोजिशन की जानिब से आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई है कौमी असम्बली के सेक्रेटेरिएट में। इसके हवाले से भी आज प्रोग्राम में बातचीत करेंगे आसिफ अली जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक मुश्तरका मीडिया टॉक भी की है, जिसमें उनका यह कहना था कि हुकूमत अब कुछ ही देर की मेहमान रह चुकी है। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रैली इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है, हुकूमत के खिलाफ बरसरे पेकार है और उसका भी यही कहना है कि हुकूमत को घर जाना होगा। पंजाब में भी अलीम खान और जहांगीर खान तरीन के इत्तेहाद के बाद ये तय हो चुका है अपोजिशन या इन्हीं जमातों की जानिब से कि वो घर भेजेंगी या इन्हीं अरकान की जानिब से कि वो वज़ीर आला को घर भेजेंगे और नया CM जो है वो मुंतखब किया जाएगा। इस सब के बावजूद वज़ीर आज़म पाकिस्तान डटे हैं अपनी पोजीशन पर और उनका कहना है कि ये अपोजिशन का आखिरी हरबा है। इस हरबे जाने या इसके नाकाम हो जाने के बाद 2028 तक हमारी हुकूमत ही रहेगी। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे, जानेंगे अपने मेहमानों से कि ये सारा मामला चल रहा है। बहुत सारे सवालात हैं जो जन्म ले रहे हैं। मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं हाफिज़ तारिक महमूद साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। वेलकम टू द शो हाफिज़ साहब। उनके साथ मौजूद होंगे मुजाहिद बरेलवी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगा हाफिज़ साहब। सर ये बताइए, बहुत सारी हैपनिंग्स हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो अदम एतमाद की तहरीक या जो रिक्वेस्ट पुटअप कर दी गई है, आप इनको घर जाता देख रहे हैं सर? नहीं, ये तो एक तो बड़ी गुस्ताखी की बात है कि मुजाहिद साहब के होते हुए गुफ्तगू का आगाज़ चले। मैं कहूँगा कि छोटे होने का मार्जिन जो है ना वो मैं ले लेता हूँ। ये बात कहना कि जी वो घर जा रहे हैं, ये अभी बहुत प्रीमेच्योर है। जो जिन्होंने रिपोजिशन दी है वो दावे वो भी बहुत बड़े कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उनसे कहें कि क्या आप 100% पुरएतमाद हैं और ये घर चले जाएंगे, तो वो भी आपको कहते हैं कि हम अपनी इसी कोशिश कर रहे हैं। मेरी बिलावल भुट्टो साहब से कुछ दिन पहले मुलाकात हुई, ये सवाल हमने उनके सामने रखा तो उन्होंने कहा कि 1988 की जब असम्बली बनी थी तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की गई। उस वक्त जो है वो पूरी इस्टेब्लिशमेंट मियां साहब के साथ थी। मुझे सब ज़्यादा बेहतर रोशनी भी डाल सकेंगे, लेकिन उसके बावजूद बीबी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं हो सकी थी। शायद आप केल में हो कि MQM भी उस वक्त हुकूमत में थी, फिर वो हुकूमत से निकल के अपोजिशन से जा मिले थे, तो इतना आसान काम नहीं होता। अब ये 16 साल के बाद तहरीक अदम एतमाद आ रही है, इससे पहले कभी कामयाब नहीं हुई है। तो ये मीडिया की हाइप ये आपको इस वजह से ज़्यादा नज़र आ रही है कि शायद इससे पहले 16 साल पहले इतने टेलीविज़न चैनल्स नहीं थे, इतना शोर शराबा नहीं था, तो ये शोर शराबा ज़्यादा नज़र आ रहा है। पहले छांगा मांगा की सियासत से लेके बहुत सारी चीजें होती रही हैं। तो अगर आप ये कहें कि कोई बात आज के दिन में हतमी तौर पे ये कह सकता है कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी या नाकाम हो जाएगी, दोनों बातें गलत हैं। अब अपोजिशन ने भी बढ़के मारनी है। आप देखें वो 3-4 साल से बढ़के मार रहे हैं, क्योंकि अपोजिशन का काम ही यही होता है कि हम मंजूर नहीं होने देंगे, हम बिल पास नहीं होने देंगे, हम बजट मंजूर नहीं होने देंगे। यही बातें करती रहेगी अपोजिशन जिस दिन तक काउंटिंग मुकम्मल नहीं हो जाती, और यही बातें हुकूमत करेगी कि इनकी ताबूत में आखिरी कील है, आखिरी वार है और ये इसके बाद उठ नहीं सकेंगे, ये नहीं होगा। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, चलते रहेंगे। लेकिन जब तक बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत का कोई बड़ा इत्तेहादी यानी MQM या काफली खुल के सामने ना आ जाए और एक विजिबल नंबर जो 162 है वो कन्वर्ट ना हो जाए 172 175 के अंदर, और इस ये भी जाहिर ना हो जाए कि अपोजिशन के सारे मेंबरान इंटैक्ट हैं। कुछ कहना जो है वो कब्ल वक्त है। हाँ, अपोजिशन में कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है, होमवर्क बहुत ज्यादा है, इसी वजह से वो पुरएतमाद नजर आ रहे हैं। ठीक है, आप मेरे साथ हैं, आप मेरे साथ हैं सर। मैं चाहता हूँ कि इस पे बरेलवी साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लें। बरेलवी साहब, जिस तरह हाफिज़ साहब फरमा रहे हैं कि शोर शराबा जो है वो भी ज़्यादा है, लेकिन इस सबसना में जो अपोजिशन की, मेरी भी ये अंडरस्टैंडिंग है कि अपोजिशन की जो एक बॉडी लैंग्वेज है, जो पोस्चरिंग है, जिस किस्म के बयानात सामने आ रहे हैं, और जिस तरह स्पेशली जरदारी साहब फोर फ्रंट पे आए हैं, जिस तरह उन्होंने आज भी खिताब किया जलसा आम से अपनी रैली से, और उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो हवा का रुख तो कहीं बदलता दिखाई दे रहा है, लेकिन आप साहब कह रहे हैं नहीं बदल रहा। व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस बरेलवी साहब? बरेलवी साहब मुझे सुन पा रहे हैं आप? मुजाहिद बरेलवी साहब से हमारा राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया है। सलमान आबिद साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करें। सलमान साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बात आ रही है जी सलमान साहब, सवाल ये है कि ऑपोजिशन का इस वक्त जो पोस्चर है,
जो इस वक्त सियासत ऑपोजिशन कर रही है, जो कॉन्फिडेंस ऑपोजिशन ने कैरी किया हुआ है, वो यूं लग रहा है जिस तरह वो वज़ीर आज़म को घर अभी के अभी भेजने के लिए तैयार हैं। वो इतने इकट्ठे हैं, एक साथ हैं और इतने कॉन्फिडेंट हैं। एक तो सबसे बड़ा पॉइंट सामने ये आ रहा है, अभी हमारे साथ हाफिज साहब मौजूद थे, वो भी यही कह रहे थे। व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस सर? देखिए, सिर्फ अपोजिशन कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रही, बल्कि साथ साथ हुकूमत भी बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। जो आज इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज थी, उससे तो बिल्कुल नहीं लगा कि वो कहीं बहुत ज्यादा दबाव के अंदर है। तो दोनों तरफ से इस वक्त एक साइकिल वॉर का है, चल होता है। नजर ये है कि जब तक चारों कोलिशन पार्टनर यानी मुस्लिम लीग, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस और बाप पार्टी के चारों कोलिशन पार्टनर हुकूमत के साथ खड़े हैं और ये कह रहे हैं कि हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं और हुकूमत के साथ खड़े हैं, तो तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के इम्कानात बहुत कम होंगे। क्योंकि ये होगा उसी सूरत में कि ये इत्तेहादी जमातें जो है वो हुकूमती कैंप छोड़कर खुलकर अपोजिशन का जब साथ देने की बात करेंगी, तब तो बात आगे बढ़ सकती है। लेकिन अभी तो मुझे बहुत ज्यादा इबाम नजर आता है, क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि हमने पीटीआई के 20 को अपने साथ शामिल कर लिया है, तो आज 6 और 8 के करीब नंबर तो वो ऐसे लोगों के नाम भी आ रहे हैं जो हुकूमत ने अपोजिशन कैंप से तोड़े हैं। तो ये मैं समझता हूं कि इससे तो कोई बात आगे नहीं बढ़ेगी। दोनों तरफ से लोगों का वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, उसमें अगर आप अपनी पार्टी के फैसले से हट के वोट देंगे तो डिफेक्शन क्लॉज भी लगेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो असल फैसला है वो तो इत्तेहादी जमातों ने करना है। इत्तेहादी जमातें अभी तक तो वो असल फैसला जो है वो इत्तेहादी जमातों ने करना है और अभी तक इत्तेहादी जमातें जो हैं वो हुकूमत के साथ खड़ी दिखाई दे रही हैं। मुजाहिद बरेली साहब मुझे सुन पा रहे हैं? आपको आवाज आ रही है मेरी बरेली साहब? जी। सर, सवाल आपसे ये है, जिस तरह सलमान आबिद साहब फरमा रहे हैं, हाफिज तारिक साहब फरमा रहे थे, इन दोनों की जो कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग मैं ले पाया हूँ वो ये है कि अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। ऑपोजिशन चाहे लाख कॉन्फिडेंट हो, हुकूमत के साथ जो इत्तेहादी जमातें मौजूद हैं वो फर्म फुटिंग पर खड़ी हैं हुकूमत के साथ, इसलिए कुछ बहुत ज़्यादा नहीं होने वाला। आप कैसे देखते हैं सर इस सारे मामले को? सलमान आबिद और हमारे दोस्त हाफिज साहब दोनों बड़े अब तो माशाल्लाह सीनियर ही हो गए हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं इत्तेफाक करूंगा कि इत्तेहादी जो हैं, ये बैसाखियां हैं, इनकी कोई उस तरीके से मैं उन मानों में इससे नहीं लेता कि हमें पता है कि एमकेएम के जैसे 7 एमएनए हैं ना, कि जिस तरह 7 सीटें इनकी रही हैं एक जमाने में जो कराची पे राज करती थी, जिनके 16 या 22 एमएनए होते थे, ये भी मांगे तांगे किए हैं। ताब लीग की भी बैसाखियां हैं, जीडीए भी मांगे तांगे। मैं इनको इत्तेहादियों को इमरान खान की बुनियाद नहीं बनता। पाकिस्तान में सॉरी पूछे, क्योंकि पाकिस्तान एक बनाना स्टेट नहीं है, पाकिस्तान का एक मेजर रोल है इस वक्त जो रीजनल तब्दीलियां आ रही हैं। और अगर पास में जाएं और ये अगर हम समझे कि सिर्फ मसला ये है कि इत्तेहादी छोड़ देंगे और जरदारी साहब ने कमाल दिखाया और बिलावल का जुलूस निकल आया और फजल रहमान ने बिठा दिया, इस तरह की फुर्तियों के जरिए हुकूमत तब्दील नहीं हुई। इसीलिए आज तक पाकिस्तान में कोई भी तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं हुई है। या तो पाकिस्तान में 18वीं तरमीम से पहले इसाक खान ने 2 बार और 3 बार बल्कि गवर्नमेंट को बर्खास्त किया या मुशर्रफ ने किया। यहाँ तहरीक अदम एतमाद से अगर आप 70 की तरह देख लें, भुट्टो साहब ने जिस वक्त अगर आपको याद हो गया, अगर ना उसको रिकलेक्ट कर लें, कि जब अमेरिकन ने उनको चैलेंज किया, पीएनए का ठीक है पैसा भी लगा, आज तो खुलेआम छप रहा है ना, किताबें आ गई, करोड़ों डॉलर दिए गए थे सड़कों पर आने के लिए, पीएनए के लिए। ये तो ब्रिगेडियर तिरमिजी ने अपनी किताब में खुलकर लिख दिया है ना, 5 रुपए का डॉलर हो गया था। जमात इस्लामी के लोग जो है पैसे ले रहे थे, उनके पैसों से स्ट्रीट पावर तो आ गई, लेकिन फिर भी भुट्टो नहीं जा रहा था, वायदा हो गया था, क्योंकि अमेरिकन खून का प्यासा था, बिकॉज ऑफ सो एनी अदर रीजन। इमरान खान ने जो जाके चैलेंज किया, मॉस्को भी गया, बीजिंग भी गया और यूरोपीय यूनियन के जलसे में चैलेंज किया, तो ये आपने देखा मुतहर्रिक हुए। और ये इनके वोट वही रहेंगे, बल्कि वही नहीं, आज तक 3.5 साल में सेनेट में अक्सरियत के बावजूद क्या अपोजिशन आई, या कौमी असेंबली में बजट के मौके पर जब इनके 156 वोट थे, क्या ये लोग मौजूद थे? सर वो कहते हैं पहले फोन कॉल आती थी, अब फोन कॉल नून लीग नहीं, फोन कॉल नहीं यार, इससे मायने अगर
उस पार्टी को, उस एमएनए पर लानत है जो फोन कॉल सुनता है। वो मुझे और सलमान आबिद को या हाफिज तारिक साहब को फोन करो या तुम्हें फोन करोगे? वो जमाना चला गया। किस जमाने की बात कर रहे हैं यार आप लोग? वो तो एक पीटीवी होता था, कंट्रोल अखबार होते थे, ये कहते हैं हमें फोन कॉल आते हैं। जो आदमी कहे कि मुझे फोन कॉल आता है, सॉरी क्यों से उसके क्या लग, इस मालूम को सियासत नहीं करनी चाहिए, पार्टी को एमएनए नहीं रखना चाहिए। और ये पार्टियां खुद इन एमएनए को कहती हैं जाके वोट करो हुकूमत के हक में। आखिरी बार मैं सिर्फ ये कहूंगा, ये जो इमरान खान ने दी ये मुताबिक थे, और अजीम खान कहीं कह रहा था कि यार अंडे से निकलकर चूजा भी काम देने लगा। जो इमरान खान के साथ जो 12 लोग बैठे थे, कुर्सी पे बैठते थे, मेरे ये इख्तिलाफात थे अपने माशाल्लाह, और ये लोग खड़े हुए लोग हैं। तो ये एक ठीक है, सिर्फ तहरीक एतमाद को जो तकनीक इसलिए मिली है और हमेशा ही मिली है, जब हुक्मरान जमात के 12-18 एमएनए या एमपीए खड़े हों तब होती है। अपोजिशन की कोई ताकत नहीं है। ठीक है। आप तीनों की एक ही फाइंडिंग है। आगे बढ़ते हैं, हाफिज तारिक साहब की तरफ मैं जाना चाहूँगा। हाफिज तारिक साहब, ये फरमाइएगा सर कि अगर यूं ही है, आप माशाल्लाह तीनों सीनियर हैं और आप तीनों की कलेक्टिव फाइंडिंग यही समझ आ रही है, तो क्या अपोजिशन को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि वट एवर वी आर डूइंग वो एक वेस्ट ऑफ टाइम है? अगर उसको अंदाज़ा है तो फिर ये सब करने का क्या मकसद या क्या फ़ायदा? नहीं, देखें, ये कहें कि अपोजिशन जो है वो तय कर चुकी है कि उसने हारना है, उसको पता है उसके नंबर पूरे नहीं है, तो फिर इतनी बड़ी एक्सरसाइज का कोई फायदा नहीं है। कोई ना कोई कमिटमेंट्स हुई हैं, बातें हुई हैं। ऐसा तो नहीं हुआ ना कि चौधरी शुजात साहब अभी भी मौलाना फजल रहमान साहब के घर गए हैं, उससे पहले होते रहे हैं। और क्या ये अचानक से हो गया कि आसिफ जरदारी साहब गए और जाके वो शहबाज शरीफ साहब से मिल लिए? तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि कोई ना कोई इनको बिठा रहा था, या कोई मामलात ऐसे थे कि जिस पे ये बैठ रहे थे। तो ये कहना कि जी ये ऐसी हवा में चीज़ें, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कमिटमेंट होंगी, चीज़ें होंगी, 100% कॉन्फिडेंस ज़रूर है कि वो ना हो। लेकिन अब जो डिफेक्शन क्लॉज की बात की सलमान आबिद साहब ने, देखिए अपोजिशन क्या कह रही है? अपोजिशन कह रही है कि हम अगले 1-1.5 माह के अंदर असम्बलियाँ तोड़ देंगे। तो जिसको पता हो कि तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी की सूरत में असम्बली टूट जानी है और मुझे अगला टिकट पीपल्स पार्टी से लेना है और नून लीग से लेना है, और इस वजह से लेना है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है उसको सूट करता है ये टिकट, तो ये सियासत तो उसी बुनियाद के ऊपर होती है और उसी बुनियाद पे होती रहेगी। अपोजिशन अपना काम जरूर कर रही है। अब जो बात है कि जी आप ये कहते हैं कामयाब होगी या नहीं होगी, इसका फैसला कैसे होगा? इसका फैसला वैसे ही होगा जो मैंने और सलमान आबिद साहब ने बात की कि जी आपके इत्तेहादी, चाहे वो लूले लंगड़े हों, बैसाखियों पे आए हुए हों, वो खुल के कहे कि नहीं इमरान खान साहब के साथ नहीं है, उसके पीछे कोई भी वजूहात हो, चाहे उनकी सियासी नाराजगी हो या किसी और की आशीर्वाद हो, या पीटीआई का एक बड़ा ग्रुप जिस तरीके से अब अलीम खान की सूरत में पंजाब के अंदर एक ग्रुप खड़ा हुआ और वो कह दे, तो 10-12 एमएनए जो हैं वो आके खड़े हों और वो कह दे कि जी हम हुकूमत के साथ नहीं है। तो जब तक ऐसी कोई विजिबल मूव नहीं होती, आप ये नहीं कह सकते कि ये कामयाब होगी। मगर ये कहना कि जी ये हवा में है और ये कोई फ्रूटफुल एक्सरसाइज नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए डेंट पड़ा है इमरान खान साहब को, उनकी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग नहीं है। वो जबान आप देख लें जो वो मेलसी के जलसे में इस्तेमाल की, वो जबान आप देख लें। अगर उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है तो वो एमएनए जो 3.5-4 साल में मुताद्दिद बार दरखास्तें करते रहे कि भाई खुदारा हमसे मिल लो, उनसे आज वो लाइन लगा लगा के क्यों इमरान खान साहब मिल रहे हैं? 4.25 साल में पहली मर्तबा क्यों एमकेएम के मरकज भादराबाद जा रहे हैं? क्यों पीर पगारा साहब को मैसेज दे रहे हैं कि जनाब मैं आपके पास आना चाहता हूं? तो ये प्रेशर का नतीजा है। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। प्रेशर है जो इमरान खान साहब के ऊपर भी है और अपोजिशन के ऊपर भी है। एक और बात ये कि अगर अपोजिशन नाकाम होती है तो पॉलिटिकल डेंट डाल देगी इमरान खान साहब के ऊपर। और मैं आपको ये बात बताता चलूं तो डेंट उनको भी पड़ेगा सर, के नहीं? अपोजिशन का जो अगला लाएमल होगा, अपोजिशन को डेंट पड़ेगा कि नहीं में होगा, ये बात नहीं है। लेकिन चैन से इमरान साहब कहते हैं ना कि मैं नहीं बैठने दूंगा, अपोजिशन भी उनको नहीं बैठने देगी। और मैं ये समझ रहा हूं कि अगर तहरीक अदम एतमाद नाकाम हुई तो उसके बाद अगले 3-4 माह बाद अपोजिशन के पास सिर्फ एक रास्ता होगा कि वो असम्बलियों से इस्तीफा दे, और वो उसकी तैयारी कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी को मौलाना साहब ने इस बात पे राजी कर लिया है कि तहरीक अदम एतमाद में मैं आपके साथ हूं, आप अटेम्प्ट कर लें। अगर ये कामयाब नहीं होती तो फिर आप इस्तीफे देने में मेरे साथ होंगे। और मेरी इत्तलात ये है कि पीपल्स पार्टी ने इस पे हामी भर ली है। ठीक है, ठीक है। सलमान आबिद साहब इंटरनेशनल ताकतें वज़ीर आज़म को हटाना चाहती हैं, इस हवाले से हुकूमती तर्जुमान भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो बोल रहे हैं, ट्वीट्स कर रहे हैं। आपकी क्या टेक है? ऐसा है कोई आंसर? देखिए, पहले तो मैं हाफिज तारिक साहब ने जो बात की है ना, इसी नुक्ते के ऊपर बुनियादी इख्तलाफ है। नवाज शरीफ साहब फौरी इंतखाबात चाहते हैं
जबकि पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम और मुस्लिम लीग काफ फौरी इंतखाबात के हामी नहीं है, ये बात याद रखें। कोई रुकने असम्बली जो है वो 1.5 साल पहले हुकूमत या अपनी रुकने असम्बली की नशिस्त है वो छोड़ना नहीं चाहता। और सिंध में तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है भैया, वो कैसे चाहेंगे कि 1.5 साल पहले उनकी सूबाई हुकूमत का खात्मा हो जाए? एक बात, ये तो लॉजिकल बात नहीं लगती नवाज शरीफ साहब की बिजती कि फौरी इंतखाबात हो। लेकिन इस वक्त जो बात चल रही है फौरी इंतखाबात के हवाले से तो कोई बात नहीं चल रही। अगर तहरीक इज्तिमा कामयाब भी होती है तो उस सूरत में 1.5 साल हुकूमत करनी पड़ेगी और 2023 में इलेक्शन होंगे। एक बात। दूसरी बात है कि देखिए इंटरनेशनल प्रेशर तो पाकिस्तान के ऊपर है। आपने देखा कि FATF के हवाले से जो प्रेशर हम पर चल रहा है, आपने देखा IMF की शराइत के हवाले से, दौरा चीन के हवाले से, दौरा रूस के हवाले से, अभी यूरोपियन यूनियन का जो खत आया, तो बहुत से इस वक्त इंटरनेशनल मामला जो है, जो अमेरिका और चाइना के तनाजुर में एक नया पावर सेंट्रिक अप्रोच सामने आ रही है, उसमें पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत है उससे या पाकिस्तान की रियासती पॉलिसियों से अमेरिका जो है वो अपना इख्तिलाफ तो कर रहा है। यही वजह है कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के साथ राह रास्त गुफ्तगू, खासतौर पे हमारे लीडरशिप के साथ तो गुफ्तगू नहीं हो पा रही है। तो इसलिए मैं ये बताऊं, चाहे वो अमेरिका हो और चाहे ये हमारी अपोजिशन जमातें हो, इनका बुनियादी ऑब्जेक्टिव ये है कि किसी तरीके से इमरान खान की हुकूमत को आगे 1.5 साल में मजीद स्टेबल ना होने दिया जाए और एक अनसर्टेनिटी क्रिएट की जाए और डिस्टेबलाइजेशन रखी जाए, ताकि इमरान खान साहब के ऊपर दबाव डालकर जब ये 2023 के इंतखाबात में भी जाए तो ये कोई बहुत बड़ी कामयाबी के साथ ना जाए। यही परसेप्शन बिल्ड हो कि एक नाकाम तरीन हुकूमत है। तो हुकूमत जो कोशिश करेगी कि अगले 1.5 वर्ष में कुछ कर सकें, तो ये लड़ाई जो है ये सारी की सारी इसी वजह से है। उसमें इंटरनेशनल प्रेशर में कोई शक नहीं है और साथ साथ जो डोमेस्टिक प्रेशर्स हैं वो भी सामने आ रहे हैं। लेकिन जो बात मैंने आपसे की है कि अगर कोई ये समझ रहा है कि अरकान असम्बली इस बुनियाद के ऊपर तहरीक इज्तिमा कामयाब करवाएंगे कि जैसी तहरीक इज्तिमा कामयाब हो और असम्बलियां डिसॉल्व हो जाए, उसके लिए मैं नहीं समझता कि लोग तैयार होंगे। ठीक है, ठीक है, आप मेरे साथ रहिएगा। बरेलवी साहब, सर एक नैरेटिव है जो बड़ा स्ट्रॉन्ग होता चला जा रहा है और ख़ुसूसन जो अभी जिसका जिक्र सलमान साहब भी कर रहे थे और इससे पहले हाफिज़ साहब भी कर रहे थे कि जो मेलसी का जलसा है उसके अंदर तकरीर और जो बॉडी लैंग्वेज है प्राइम मिनिस्टर की, उस सब के अंदर उन्होंने खारजा पॉलिसी के हवाले से जो बात की, लेकिन उस सब के अंदर उन्होंने वही बात की कि ये अपोजिशन वाले चोर हैं, मैं इनको NRO नहीं दूंगा। और ये एग्जैक्ट वही बयानियाँ है जो वो इक़्तिदार में या प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले भी कहते थे। उनकी परफॉर्मेंस, उनकी गवर्नेंस, उनके इक़्तिसादी मामलात, उनकी प्लानिंग, पॉलिसी, एजुकेशन, हेल्थ, उसके ऊपर वो कोई बात नहीं करते और ना उसके ऊपर कोई शोर डालते और कहते हैं सब अच्छे की आवाज़ है। तो ये बयानिया भी तो बड़ा स्ट्रॉन्ग है उनके खिलाफ। क्या कहते हैं आप बरेलवी साहब? बरेलवी साहब मुझे सुन पा रहे हैं? बरेलवी साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। ब्रेक पर जाने का कहा जा रहा है, ब्रेक की जाने पड़ेंगे। ब्रेक से वापस आएंगे और गुफ्तगू मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से। मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ तारिक साहब और सलमान आबिद साहब। हाफिज़ साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के अब तक की जो की गई कारकर्दगी है उसके हवाले से, फिर राब्ता हमारा मुनक़ता हो गया। मैं जानना ये चाहता हूँ सर आपसे कि वज़ीर-ए-आज़म ने ये कहा कि अपोजिशन वाले ज़्यादातर के बारे में वो कहते हैं कि वो चोर हैं, NRO में नहीं दूंगा, और यही उन्होंने कल मेलसी के जलसे में भी किया। और उसमें एक चीज़ वो हमेशा कहते हैं कि जो मुल्क से लूटा गया पैसा है, पहले कहते थे लेके आऊँगा, अब कह रहे हैं कि अगर आ गया तो इतनी चीज़ें जो है वो वगैरह वगैरह सस्ती मैं कर दूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी कारकर्दगी के बारे में, वज़ीर-ए-आज़म अपनी कारकर्दगी के बारे में कुछ ख़ास लब कुशाई करते नहीं हैं। नैरेटिव वही है जो कैरी कर रहे हैं, लोग इस चीज़ से तंग आ चुके हैं। क्या कहेंगे आप सर इस बारे में? बिल्कुल दुरुस्त बात है आपकी। देखें, एहतिसाब और करप्शन का खात्मा जो है वो उनका बुनियादी नारा था जिसके ऊपर वो आए थे। दूसरा उनका नारा तब्दीली का था। दोनों चीज़ें जो हैं उस तरह से नहीं हो सकी। लफाजी करने के लिए तो बहुत अच्छी है कि जी आपके ये हो गए, फॉरेन रिजर्व इतने हो गए, एक्सपोर्ट इतनी हो गई, ये सब कुछ हो गया, फलाने के दौर में इतनी महंगाई थी, हमारे दौर में इतनी है, ये हो गया। लेकिन प्रैक्टिकल बात क्या है? प्रैक्टिकल बात ये है कि अगर पाकिस्तान के 22 करोड़ लोग हैं तो हर जगह से चीखें निकल रही हैं। मुल्क में बेरोजगारी बढ़ी है, मुल्क में गुर्बत में इजाफा हुआ है, मुल्क में चीखो पुकार बढ़ी है। अगर गुर्बत का खात्मा भी हो गया है और महंगाई कम भी हो गई है तो परसेप्शन ये है
कि इस हुकूमत के दौर में महंगाई बढ़ी है। परसेप्शन ये है कि ये हुकूमत जो है, जो 100 दिन में तब्दीली की बातें कर रही थी, वो पौने 4 साल के अंदर भी कुछ नहीं कर सकी। फिर अब नजला गिरा देते हैं, कभी कहते हैं ब्यूरोक्रेसी कहीं सही काम नहीं कर रही, कभी कहते हैं कप्तान तो बहुत अच्छा आदमी है मगर उसकी टीम अच्छी नहीं है। आखिर तमाम चीजों के जवाबदेह खुद इमरान खान साहब को होना पड़ेगा। पौने 4 साल हो गए, शहजाद अकबर साहब बड़ी लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो टीटी आ रही है, वो मकसूद चपड़ासी और फलाना फालूदे वाला और फलाना भाई साहब, निकला क्या है? लोग आपसे पूछ रहे हैं कि चोरी की, ठीक है मैं आपकी बात पे मानता हूं कि नवाज शरीफ चोर है, मैं ये भी मान लेता हूं कि भाई जरदारी साहब चोर हैं, तो भाई इन चोरों के खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की, किन को सजाएं दी, किन से पैसे लुटे? अब आप कहते हैं जी पाकिस्तान का सिस्टम ठीक नहीं है, जुडिशल, तो भाई जुडिशल सिस्टम भी आपने ठीक करना था। आप हैं कि आप वजीर आजम पाकिस्तान है, आप कहते हैं, मुझे तो बुशरा बीबी कहती हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब आप प्राइम मिनिस्टर हैं, जब उनको घर से लोग बता रहे हैं कि आप वजीर आजम हैं, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा उनको झंझोड़ को कह रहा है वजीर आजम है, अब मलबा डालते रहे। वो चोर, करप्ट, डाकू ये कहते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि उनकी पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी उनके साथ रहेगी, मगर कब तक और कितने अरसे तक? आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि लोगों के कान पक गए, लोग चाहते हैं कि भाई खुदा का वास्ता है गवर्नेंस दे दें। करप्शन के बड़े बड़े स्कैंडल जो है वो आपके दौर में आए, बड़े बड़े एटीएम्स की बात सुनाई दी गई, चीनी बहरान से लेके गंदम बहरान, हर कुछ आपके यहाँ हो गया, सारे सारे बड़े से बड़े लोग अरब से अरबपति बन गए, नहीं बदली हालत तो गरीब की हालत नहीं बदली। अब आप इसका मलबा किसी और के ऊपर गिरा दें क्योंकि सिस्टम ठीक नहीं था, क्योंकि पिच अच्छी नहीं थी, क्योंकि बारिश हो गई थी, लिहाजा मुझे खेलने का सही मौका नहीं मिल सका, तो ये जस्टिफिकेशन इमरान खान साहब पाकिस्तान के अवाम कबूल नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है। सलमान हाफिज साहब, जिस तरह फरमाया, हाफिज साहब ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने समराइज़ कर दी अभी तक की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खुसूसन इमरान खान साहब की जो अभी तक की गवर्नमेंट और उसमें की गई कोशिशें, काविशें हैं। मैं जानना आपसे सर ये चाहता हूँ कि यही सेंटिमेंट मोर और लेस पब्लिक का भी है, और अगर पब्लिक में हम जाते हैं, रोड शो में कभी करता हूँ, तो उनका तो यह खैर पारा इस पर बहुत ज़्यादा हाई होता है और इन्फ्लेशन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस। जानना सर मैं आपसे ये चाहता हूँ कि अगर ये चले जाते हैं ऑपोजिशन में, कोई भी जो है वो जमात जीत जाती है, उनका वज़ीर आज़म आ जाता है या मुल्क की भागदौड़ किसी के पास आ जाती है, तो क्या वो इस सिस्टम को ठीक कर सकती है? क्योंकि ये गवर्नमेंट कहती है कि ये सिस्टम, ये इक़्तिसादी पॉलिसीज़ इन बेस्ट शेप हैं। इज़ देयर अ सॉल्यूशन विद समवन, और अगर है तो वो कभी सामने भी नहीं आया? देखिए, पहली बात तो ये है कि इस पाकिस्तानी निज़ाम में जितनी स्पेस नवाज शरीफ साहब को मिली थी, 2 दफा 2/3 अक्सरियत मिली है, 97 में भी मिली है और उसके बाद जाकर उनको 2013 के अंदर भी मिली है। उन्होंने कौन सा निज़ाम तब्दील कर लिया था, मुझे बताइए? कौन सा एहतसाब का निज़ाम उन्होंने लेके आ गए थे? और कहा यह जाता है कि नवाज शरीफ के पास बड़ी तजर्बाकार टीम थी, उस तजर्बाकार टीम ने क्या किया गवर्नेंस के कॉन्टेक्स्ट में, वो भी हमने देखा है। इसलिए बात, और पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी यहाँ 5 साल रही है, पीपल्स पार्टी ने सिंध में कौन सी इस्लाहात कर ली है? अभी हाफिज तारिक साहब जो बता रहे हैं कि वफाकी हुकूमत की गवर्नेंस की हालत, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, मैं भी उनसे इत्तेफाक करता हूँ, बहुत मसाइल है, लेकिन 13 बरस से तो पीपल्स पार्टी की सिंध में भी हुकूमत है ना, तो सिंध के अंदर भी तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए फिर। अब वहां पे भी सवालात उठने चाहिए कि सिंध के अंदर गवर्नेंस किस नौयत की है। देखिए, जमहूरी निजाम के अंदर जो अकाउंटेबिलिटी होती है वो वोट के जरिए होती है। अब अगर लोग इमरान खान की हुकूमत से मुतमईन नहीं है तो उसका वाहिद तरीका यह है कि जब 2023 के इलेक्शन होंगे तो लोग उनको अपना वोट आउट कर दें और उनकी जगह जिसको वो बेहतर समझते हैं वो ले आए। लेकिन मसला ये है, आपके यहाँ जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आती हैं वो इस वक्त के जो स्टेटस को है उसको मेंटेन करती हैं, और जो बड़ी बड़ी तब्दीलियां लेके आनी होती है रिफॉर्म्स में, वो तो नहीं कर पाती। यही 2 बड़ी जमातें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में वादा किया था कि हम आएंगे तो नैब को खत्म करके एक इंडिपेंडेंट जो है वो अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम बनाएंगे, नहीं बनाया। आप इन्होंने कहा कि हम आएंगे तो लोकल गवर्नमेंट की कोई एक मजबूत निजाम बनाएंगे, नहीं किया। ब्यूरोक्रेसी के अंदर रिफॉर्म्स उन्होंने कोई नहीं की, पुलिस रिफॉर्म्स उन्होंने कोई नहीं की। तो बात ये है कि हमारे यहाँ अगर ये लोग आ भी जाएं, आप मेरे साथ रहिए सर, हमें शाह महमूद कुरैशी साहब ज्वाइन करें, वज़ीर ख़ारिजा पाकिस्तान के, आप मेरे साथ रहिएगा। वेलकम टू द शो। सर, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस वक्त हुकूमत के ख़िलाफ़, वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की जो तहरीक आई है, जो अभी पुटअप किया गया सारा मामला, कैसे आप लोग डील कर रहे हैं इसको? क्योंकि अपोजिशन तो खासी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है सारे मामले को लेकर। देखिए, उनको हक है पुरअतमाद होने का, और हमें अल्हम्दुलिल्लाह
अपने दोस्तों पर यकीन है और एतमाद है। हमें बिल्कुल कोई घबराहट नहीं है। हम सियासी अंदाज में, जमहूरी अंदाज में और कानूनी ज़ाब्तों के मुताबिक मुकाबला करेंगे। ठीक है। अच्छा सर, ये बताएं कि एक नैरेटिव खासा स्ट्रॉन्ग होता दिखाई दे रहा है, सोशल मीडिया में जिक्र है, हुकूमत के तर्जुमान भी कह रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म को हटाए जाने पे जो है बहुत सारा इंटरनेशनल प्रेशर है जो इसके पीछे कार फरमा है, कुछ ऐसे एक्टर्स हैं। इज़ देयर समथिंग लाइक दिस? फॉरेन मिनिस्टर हैं, कुछ आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी? देखिए, मैं क्योंकि इस ओहदे पे हूँ कि मुझे बहुत सोच समझ के बात करनी है। कुछ चीजें हैं जो काबिल तशवीश है, और लेकिन अभी मैं समझता हूँ कि वजीर आज़म की इजाजत के बगैर मैं उस पर वजाहत करना मुनासिब नहीं समझता, लेकिन वक्त आने पर हो सकता है। ठीक है, यानी कि ऐसी मुमकिनात में से आप कह रहे हैं कि कोई चीज़ है जो अभी आप उसके हवाले से डिक्लेयर नहीं कर सकते मामला। अच्छा सर, अब पंजाब के अंदर और जनूबी पंजाब में आपकी सियासत माशाल्लाह जो है वो सबके सामने है। ये बताइए कि ओवरऑल सीएमशिप को लेके खासे जंज हैं जो रेज़ हो गए, और आपके अपनी ही जमात के अंदर से लोग उठ के जो है वो आप ही के वज़ीर आला को हटा के जो है वो उसकी रिप्लेसमेंट चाह रहे हैं। वाई इट इज़ हैपनिंग लाइक दिस? वाई थिंग्स आर नॉट अंडर कंट्रोल? गुजारिश ये है, पार्टी के अंदर मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं और लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करते हैं। नंबर एक, जितने साहिबान हैं उन्होंने पार्टी से लाताल्लुकी का किसी ने ऐलान नहीं किया। वजीर आजम की क़यादत पे आज भी सब वो एतमाद करते हैं और भरोसा करते हैं, उनको अपना कायद मानते हैं। बाकी जो कुछ वो उसकी तजावीज़ हैं जो वो समझते हैं कि उन तजावीज़ पे अमल पैरा होने से पंजाब में बेहतरी आ सकती है, उन पर उनकी आरा ली गई है, वज़ीर आज़म को पुट की गई है। वो उस पर गौर खौस करेंगे यकीनन करके, और उनको मुनासिब जवाब देंगे। ठीक है, आखिरी सवाल सर ये बताइएगा कि अभी आपने थोड़ी देर पहले तो जिक्र किया कि कोई चीज़ें हैं लेकिन आप उसका जिक्र नहीं कर सकते। मैं ओवरऑल पैराए में जानना चाहता हूँ रूस के दौरे के हवाले से कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया उसको लेके खासा जिक्र हो रहा है, और लार्जली हमने देखा कि अपोजिशन समेत काफ़ी एनालिटिकल हलकों ने भी उसकी पजीराई की। उन्होंने कहा जी बहुत अच्छा डिसीजन था, बट आर वी इन अ फाइनेंशियल पोजीशन कि हम वेस्ट के साथ दूरी जो है वो बर्दाश्त कर सकें? क्योंकि तासुर तो एक यही जा रहा है कि समहाउ वी आर इन द कैंप ऑफ रशिया और चाइना। पहली बात है, हम इसकी पहले भी वजाहत कर चुके हैं, मैं दोहरा देता हूँ, हम किसी कैंप में नहीं हैं और ना किसी कैंप का हिस्सा बनने का इरादा है, नंबर एक। नंबर दो, हमारा जो रूस का जो विजिट था वो यूक्रेन की सूरत हाल से पहले से प्लान था। अब ये एक सूरत हाल सामने आ गई, हमने उसके प्रोज एंड कॉन्स को वे किया, एंड वी केम टू द कंक्लूजन कि हमें अपना दौरा जारी रखना चाहिए, क्योंकि हमने अपने दो तरफा ताल्लुकात जिनमें खातिर खास बेहतरी आ रही है उसका भी जायजा लेना है, और पाकिस्तान की इस वक्त जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है, खास तौर पे ऐसे हालात में जब तेल की कीमत आसमान को छू रही है, जब गैस की प्राइसेस इंटरनेशनल एक मतलब बहुत ऊंची है सतह पर, और पाकिस्तान की गैस की 9% पर एनम डिप्लीशन हो रही है, हमारी सनत मुतासिर हो रही है, हमारे शहरी मुतासिर हो रहे हैं, तो हमें एक एनर्जी कोऑपरेशन दरकार है। उन्होंने नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन का हमसे एक अंडरस्टैंडिंग में हमारी काफी पेशरफ्त हुई है, और मुझे उम्मीद है कि वो हमारे बात सिरे चढ़ सकती है, उससे पाकिस्तान को फायदा होगा। तो हम अपने बायलैटरल जो हमारे और इकोनॉमिक कोऑपरेशन के तनाजुर में हम गए और हमारी नशिस्तें बहुत अच्छी रही। अब वेस्ट का प्रेशर, देखिए वेस्ट के साथ हमने बड़े अच्छे ताल्लुकात रखे हैं और रखने हैं। हमारा यूरोपियन यूनियन के साथ अच्छा ताल्लुक है। कल ही जो प्रेसिडेंट है अपना यूरोपियन काउंसिल के, उनका वजीर आजम से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, तबादला ख्याल हुआ है। उससे कुछ दिन पहले जोसेफ बोरेल जो है, जो उनके हाई रिप्रेजेंटेटिव हैं ऑन फॉरेन अफेयर्स, उनसे मेरी बात हुई है। उससे कुछ अर्सा पहले मैं ब्रसल्स में था, स्ट्रेटेजिक डायलॉग हमारा हुआ है। इसी तरह
चीन के साथ हमारा वजीर आजम का बहुत उम्दा दौरा हुआ है और आज शाम को मेरी चीन के वजीर खारजा से मुफस्सल जो हमारे अपना बैन अवी सूरत हाल है, हमारी इलाकाई सूरत हाल है, उस पर तबादला ख्याल हुआ है जी। तो ये जितनी पावर्स हैं उनके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान अगर अपने मुल्क के मफादात को सामने रखकर अपनी एक आजादाना खारजा पॉलिसी कर रहा है तो इस पे कौम को फख्र होना चाहिए, नदामत और घबराहट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक ख्याल ये किया जाता है कि 55% के करीब जो है हमारी एक्सपोर्ट्स वेस्ट के साथ हैं, लेकिन अगर वेस्ट के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को रद्द कर दें, एक्सपोर्ट्स को रद्द कर दें, तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिसका हमें सामना करना पड़ेगा। आपने देखा कि नेशनल बैंक के हवाले से कुछ फाइन्स किए गए अमेरिकन की जानिब से इन रिसेंट पास्ट। इस किस्म की भी कुछ लोग चीज़ें स्निफ करते हैं कि इन द फ्यूचर हो सकती हैं, यानी कि हमारे ऊपर कुछ प्रेशर हो सकता है जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में आएगा। हाउ वुड वी हैंडल दैट, क्योंकि हम ऑलरेडी इकोनॉमिक क्रंच का जो है शिकार हैं अभी। नेशनल बैंक का जो इशू है इसका इस सूरत हाल से कोई ताल्लुक नहीं है। नेशनल बैंक का जरा तारीख पलट के देखिए कि ये कब से जेरे गर्दिश है और ये कब से इंक्वायर हो रहा है। ये PMLN के जमाने में, PPP के जमाने में से सिलसिला ये चल रहा है। अब उन्होंने पेनल्टी लगाई है, इस पर कोई शक नहीं। ठीक, एक। नंबर 2, हमारी जो ट्रेड है वो दो तरफा है। अगर हमने उनके साथ GSP प्लस के तहत हमने ट्रेड की है यूरोप के साथ तो हमें यकीनन फायदा हुआ है, यूरोप का भी फायदा हुआ है। और जब से GSP प्लस का हमारा इंटरेक्शन हुआ है, अगर हमें फायदा हुआ है तो 44% ग्रोथ यूरोपियन ट्रेड की पाकिस्तान के साथ भी हुई है। इससे 2 वे ट्रैफिक। और हम क्यों चाहेंगे कि वो ट्रैफिक हम अपनी खराब करें? हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे। और उनको जिस तनाजुर में वो देख रहे हैं, अगर वो समझते हैं कि हमने अब क्या हो सकता है, हमारे जो स्टेटेड प्रिंसिपल्स है ना, आप उसको देखिए। हमारे स्टेटेड प्रिंसिपल्स क्या है? हमारे स्टेटेड प्रिंसिपल्स हैं कि जंग मसले का हल नहीं है। हम समझते हैं कि यूज ऑफ फोर्स और थ्रेट यूज ऑफ फोर्स मुनासिब नहीं है। जब कॉन्फ्लिक्ट होता है इस किस्म का तो सबका नुकसान होता है, खास तौर पे डेवलपिंग कंट्रीज का ज्यादा नुकसान होता है। हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं इंटरनेशनल लॉ को रिस्पेक्ट कीजिए। हम कह रहे हैं हम UN चार्टर के पाबंद हैं, सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात कर रहे हैं। हम सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी से भी गाफिल नहीं हो सकते। हम ये कह रहे हैं कि जब आप एक मसले का हल करते हैं तो उसकी 2 रुख है, तस्वीर के 2 रुख हैं। कंसर्न्स रूस की भी है जिनको आप एड्रेस नहीं करेंगे तो यूरोप की स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी मुतासिर हो सकती है। और यूक्रेन की सूरत हाल का भी हमें तशवीश है, हमारी कंसर्न्स हैं, हमने उसका इजहार भी किया है और हमने कहा है कि डायलॉग को और डिप्लोमेसी को तरजीह मिलनी चाहिए। तो अगर इन सारी चीज को सामने रखें तो कोई जवाब नहीं बनता पाकिस्तान से नाराजगी का। ठीक है, एक ईरान है जिसके साथ बढ़ते हुए ताल्लुकात के ऊपर भी वेस्ट को कुछ कंसर्न्स अखबारात के अंदर, सोशल मीडिया पे छपते दिखाई दिए, जिसमें एक ख्याल भी किया जाता है कि आपके दौरे गालिबन सबसे ज़्यादा पिछले साल 2021 में जिस मुल्क के थे वो ईरान था। तो ईरान के साथ बढ़ती जो कुर्बत है उस पर कोई एतराज़ आपके ख्याल से अगर है तो वो जायज़ है, नाजायज़ है? मैं जवाब देता हूँ किबला। देखिए, पहली बात तो यह है कि ईरान हमारा हमसाया है और ईरान के साथ हमारा एक बॉर्डर है और उस बॉर्डर को पीसफुल रखना, स्टेबल रखना पाकिस्तान के मफाद। नंबर 1। नंबर 2, आप कह रहे हैं हमारे दौरे, इस वक्त तो सबसे ज्यादा गुफ्तगू ईरान के साथ वेस्टर्न फोर्सेस कर रही हैं। JCPOA का जो मुआहदे की रिवाइवल की गुफ्तगू हो रही है वो कौन कर रहा है? वो पाकिस्तान तो नहीं कर रहा। उस पर कौन है? उसमें यूरोपियन ममालिक है। और अगर मुआहदा रिवाइव करता है ईरान के साथ तो कौन करेगा? अमेरिका करेगा। तो वो गुफ्तगू कर सकते हैं और पाकिस्तान दौरा नहीं कर सकता। ठीक 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 है, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद थे फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शाह महमूद कुरैशी साहब, आपके वक्त का। सलमान साहब, सर मेरे पास टाइम बहुत कम है, वेरी क्विकली मैं जानना आपसे ये चाहता हूँ, जिस तरह जिक्र किया अभी फॉरेन मिनिस्टर साहब ने भी कि कुछ ऐसे अनासर हैं, मैं उसका जिक्र अभी पब्लिकली नहीं कर सकता, मेरा मनसब ऐसा है, मैंने भी दोबारा उनको प्रोब नहीं किया,
किनारे तो इसी जानिब जा रहे हैं कि देयर इज समथिंग गोइंग ऑन इंटरनेशनली अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर। कैसे कहेंगे आप इस पे सलमान साहब? नजर तो आ रहा है कि एक इंटरनेशनल दबाव है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, और यकीनी तौर पर इमरान खान को कोई बहुत ज्यादा आइडियलाइज नहीं किया जा रहा अमेरिका के हलकों के अंदर। खुद जो अमेरिकी सदर है वो उनसे बात करना मुनासिब नहीं समझते। फिर ये जो दौरा रूस हुआ है उसकी वजह से भी काफी फ्रस्ट्रेशन पाई जाती है। तो ये एक हालात तो हैं इंटरनेशनल दुनिया के, अमेरिका के, जो पाकिस्तान से खुश नहीं है, पाकिस्तान के खास तौर पे जो चाइना से बढ़ती हुई कुर्बत है, जो रूस से बढ़ती हुई कुर्बत है। तो मुमकिन है कि वो इमरान खान की हुकूमत से जब नाला है तो हुकूमत को एक बोझ भी समझते हो और समझते हो कि हमारे लिए रुकावट बन रही है। तो अपोजिशन को कुछ थोड़ी बहुत ताकत मिल रही है, उसकी वजह शायद एक इंटरनेशनल प्रेशर भी हो सकता है, इंटरनेशनल सपोर्ट भी हो सकती है। लेकिन क्योंकि अभी इसके कुछ शवाहिद तो हमारे पास नहीं है, शवाहिद नहीं है, लेकिन फॉरेन मिनिस्टर का भी ये कहना है कि ऐसी कुछ चीजें हैं जिसका जिक्र पब्लिकली नहीं कर सकता इस मनसब की वजह से। बहुत शुक्रिया जी, वक्त की कमी का सामने मैं माजरत चाहूंगा। साहब हमारे साथ मौजूद थे, हाफिज तारिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों मेहमानों का प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।